वह बिना नाम के बम गिराती है, लेकिन कहती है कि वह नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती है। एक उपनाम उसकी बहनों ने दिया था। वह चुड़ैलों के प्रति नायक की हालिया मदद के लिए आभारी है। राजकुमार देखता है कि वह प्रतीक से मेल खाती है जिसे बूढ़े व्यक्ति ने दिखाया था, जो चुड़ैल संघ का था। महिला उसे तेज दिमाग के लिए सराहना देती है, जबकि नायक पूछता है कि क्या वह अन्ना के लिए यहाँ है। वह स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता कि अन्ना के बारे में कैसे जानती है, लेकिन महिलाओं को आश्वासन देती है कि वह अभी भी जीवित है। महिला ने कहा कि उसे पहले से ही पता था और बताती है कि भले ही उसे मार दिया गया हो, चुड़ैल संघ राजकुमार को मारकर राजनीति में हस्तक्षेप की सराहना नहीं करेगा, क्योंकि एक चुड़ैल मारा गया था। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उन्हें कम नहीं आंका सके। लड़का उसे फिर आश्वस्त करता है कि अन्ना अच्छा कर रही है। महिला ने जवाब दिया कि वह पहले से ही जानती है और वह नाना नाम की दूसरी लड़की के बारे में भी जानती है। फिर वह उसे गिराकर बताती है कि वह पिछले 2 हफ्तों से उसकी जासूसी कर रही है, उसके हर चल पर नजर रखती है, जिससे हमारे नायक को वास्तव में परेशानी होती है, क्योंकि इस बेवकूफ को कोई सुराग नहीं था अगर वह जासूसी की जा रही है। वह नायक के करीब आने का इशारा करती है, उसे आश्वस्त करती है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अनिच्छा से लड़का उसके सामने बैठता है। मैं नहीं चाहता, लेकिन महिला असहज रूप से करीब आ जाती है, यह देखते हुए कि वह अलग है, क्योंकि वह उसके या किसी अन्य चुड़ैलों के प्रति कोई डर नहीं दिखाता है। वह और भी करीब है। राजकुमार मजाक में उसे पीजी रखने के लिए कहता है। यह नहीं चाहता कि यूट्यूब वीडियो पर उम्र प्रतिबंध लगाए। महिला आखिरकार अपना हाथ वापस ले लेती है और सीधी बात करती है कि वह यहाँ अन्ना और नाना को लेने आई है। लड़का तुरंत इनकार करता है, जोर देकर कि वे यहाँ खुश हैं और उसकी देखरेख में सुरक्षित हैं। महिला तर्क देती है कि वे चुड़ैल संघ के साथ सुरक्षित होंगे, जहां उनका परिवार की तरह इलाज किया जाएगा। लेकिन लड़का लगातार दबाव डालता है, जबकि चुड़ैल एसोसिएशन के पास घर के लिए एक स्थायी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके सैनिक लगभग 1 महीने पहले जंगल में छिपे एक शिविर पर ठोकर खा गए थे और पटरियां एन की ओर जाती थीं, लेकिन उस दिशा में सिर्फ अंतहीन पहाड़े हैं। महिला ने अपनी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि वे बाहरी लोगों और खतरों से सुरक्षित रहने के लिए उजाड़ पहाड़ों पर आधारित हैं। लेकिन लड़का आश्वस्त नहीं होता। उसने बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को इंगित किया, जो लड़कियों के जीवन को कठिन बना देती है। उसे यह भी याद आता है कि बूढ़े आदमी ने एसोसिएशन के लक्ष्य के बारे में क्या बताया था, जो सभी चुड़ैलों को इकट्ठा करना और पवित्र पहाड़ों को ढूंढना था, जहां वे वास्तव में सुरक्षित हो सकती हैं। वह पूछता है कि क्या महिला का मन में एक ही लक्ष्य है। महिला ने जवाब दिया कि वह उसे जवाब नहीं दे सकती। यह लड़के को परेशान करता है, क्योंकि वह जोर देता है कि वह लड़कियों को ऐसी बंजर भूमि में नहीं छोड़ेगा जहां केवल राक्षस ही पनप सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, जिससे महिला पूरी अचंभित हो जाती है। वह पूरे चुड़ैल संघ को सर्दियों के लिए सीमा शहर आने के लिए आमंत्रित करता है। खुद से खुश दिखता है, क्योंकि वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि सर्दियों के गुजरने तक इंतजार करना बहुत परेशानी नहीं होगी। महिला ने उसे याद दिलाया कि राजकुमार भले ही चुड़ैलों से न डरें, लेकिन शहर के लोग जरूर डर सकते हैं। इसके अलावा चर्च को पता चला कि चुड़ैल सीमावर्ती शहर में रह रही है, तो वह उस पल को संभालेगा। लेकिन हमारा नायक दृढ़ है और साबित करना चाहता है कि चुड़ैलें बुरी नहीं हैं, खासकर जब वे शहर को राक्षसों से बचाती हैं। महिला ने यह कारण दिया कि वह अन्ना को लेना चाहती है, जो बड़े होने वाली है। यह बात हमारे नायक के दिमाग में तब तक चलती है जब तक महिला पुष्टि नहीं करती कि उसने सही सुना। वह बताती है कि ज्यादातर चुड़ैलें राक्षसों के महीनों या नरक के द्वार खुलते हैं के समय उठती हैं। मूल रूप से उम्र बढ़ना एक चुड़ैल का अंतिम चरण है, और एक महिला जिसने 18 साल तक अपनी शक्तियों को जगाया नहीं है, कभी चुड़ैल नहीं बन जाएगी। एक बार जब चुड़ैल वयस्क हो जाती है, राक्षस महीनों के दौरान राक्षस उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि कुछ उनके शरीर से बाहर निकल रहा है, हर नस और कंडरा पर जोर देता है। अगर वे बच जाते हैं तो वे 4 या 5 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए यह एक क्रूर मौत है। चुड़ैलों को शैतान के अंडे माना जाता है, और चर्च के प्रचार के साथ उनकी भयानक मौतें लोगों को लगता है कि वे राक्षसों के कब्जे में हैं। लड़का फिर पूछता है कि वयस्कता में आने पर क्या होता है, जिसके लिए महिला बताती है कि उनकी शक्तियां स्थिर हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी, साथ ही कुछ नई क्षमताएं भी उठाएंगी। हमारे नायक सवाल करते हैं कि यह सब कितना वैध है। पुराने रिकॉर्ड दावा करते हैं कि चुड़ैलों को पवित्र पहाड़ पर शांति मिली और राक्षसों से बचा गया है, जो उनके दिमाग को खा रहे हैं। महिला स्वीकार करती है कि पवित्र पहाड़ के बारे में कुछ भी ठोस नहीं है, इसका उल्लेख केवल ग्रंथों में किया गया है। उसे मुख्यालय ले जाने से उसके जीवित रहने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। अगर चुड़ैल शिकार किए बिना मुक्त रह सके तो दानव हमले बहुत कम गंभीर होंगे। लड़के को एहसास होता है कि अन्ना और नाना उनकी बड़ी योजना में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, लेकिन वह उन्हें खतरे में डालने के बारे में चिंतित है अगर वह इसके साथ आगे बढ़ता है। वह तुरंत महिला को अन्ना को लेने देने के लिए सहमत हो जाता है अगर वह तैयार है। नाना के लिए वह उससे बात करने के लिए कल तक इंतजार करने का निर्णय लेता है। चुड़ैल हमारे नायक के बुद्धिमान निर्णय से प्रसन्न है, लेकिन जब वह अन्ना को बुलाता है और पूछता है तो वह तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वह कहीं नहीं जा रही है। यह दोनों वयस्कों को स्तब्ध करता है और महिला उससे तर्क करने की कोशिश करती है। बताती है कि वह दानव ऊर्जा बढ़ोतरी महसूस कर सकती है क्योंकि वह परिपक्वता के करीब आ रही है। वह अन्ना को हमारे नायक के साथ पहले की पूरी युवा बातचीत के बारे में याद दिलाती है। अन्ना फिर हमारे नायक को याद दिलाता है कि उसने साधारण जीवन का वादा किया था,
लेकिन वह बस राजकुमार के साथ रहना चाहती है। उसे विश्वास है कि दानव ऊर्जा उसके खिलाफ मौका नहीं खड़ा होगी और वह राक्षसों के महीनों में जीवित रहने और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिला आह आती है और अन्ना को समझने से हार मानती है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि वह उसके परिपक्व होने तक देखभाल करेगी। वह सोचती है कि अन्ना सिर्फ एक भोला बच्चा है जो खतरों को नहीं समझता है। बेशक हमारे नायक को बाकी सर्दियों के लिए उसकी नजर रखने का विचार पसंद नहीं है। महिला अन्ना के साथ आमने सामने आती है और उसने देखी गई कठिनाइयों और खोए मित्रों के बारे में बात करती है। अन्ना को उसी भाग्य से बचाने की कसम खाती है। उन अंतिम शब्दों के साथ वह हमारी लड़की को अलविदा कहती है और बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। उसकी क्षमताओं को देख नायक का दिमाग चौंक जाता है। वह उसके हत्या कौशल से हैरान है। अकेले होते ही लड़का अन्ना को सिर पर थपथपाता है और उसे घास पर जाने को कहता है, क्योंकि पहले से ही काफी देर हो चुकी है। अगले दिन घूमता है और नायक शहर के नागरिकों को खुश सुबह के साथ बधाई देता है। वह एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए हर किसी को बुलाता है। वह बताते हैं कि लगभग 4 दिन पहले लॉन्गसोंग किले के दूत ने पहले से ही खनन किए गए या इकट्ठा करने के लिए वहां का दौरा किया। हालांकि सभी को यह याद रखना चाहिए कि 1 महीने पहले उत्तरी खनन खदान ढह गया और तब से उत्पादन फिर से शुरू नहीं हुआ है। समुदाय तुरंत घबराता है क्योंकि अंतिम उत्पादन औसत का केवल आधा था और उन्हें भूख और लॉन्गसोंग से बहुत सारी बकवास सहना पड़ा। फिर वह लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के जघन्य कार्य को उजागर करता है। यह कहता है कि उसने राजदूत से आर्ण और आपूर्ति प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसे 2 साल पहले की तरह कड़ी मेहनत कर दिया। लोग भूख से फिर से डरते हैं। एक बार फिर से वह उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब भोजन इतना दुर्लभ था कि कई लोग परिवार, भाई बहन, बच्चे और बहुत कुछ खो देते थे। वह उनसे पूछता है कि हानि का यह चक्र कब तक जारी रहेगा। भीड़ उससे मदद की गुहार लगाना शुरू कर देती है और वह कसम खाता है कि अपने लोगों को फिर से उस स्थिति में नहीं जाने देगा। एक नाटकीय खांसी के बाद वह उनको सूचित करता है कि 2 महीने के श्रम से वे 1 साल का पर्याप्त भोजन मिल जाएगा, परंतु लॉन्गसोंग के लोग कभी भी निष्पक्षता से काम नहीं करेंगे। पूरी भीड़ उस लंबे गीत किले को देखने लगी, इसीलिए हमारे नायक बताते हैं कि उन्होंने अपने पत्थरों को विलो टाउन से भोजन के एक गुच्छे के लिए बदल दिया, जो सर्दियों में सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही लोग मनाना शुरू करते हैं और राहत महसूस करते हैं, वह पार्टी के वाइब्स पर रुक देते हैं। वह उन्हें याद दिलाता है कि लॉन्गसोंग के साथ संबंध तोड़ने का मतलब होगा कि उन्हें सर्दियों के लिए सीमावर्ती शहर में रहें। यह खबर चिंता का एक और दौर शुरू करती है, लेकिन वह तेजी से सभी को उस दीवार की याद दिलाता है जो वे बना रहे हैं। वह यह कहकर उनका हौसला बढ़ाता है कि राक्षस जंगल में जानवरों से अधिक कठिन नहीं है और वे दीवार को पार नहीं कर पाएंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। फिर वह उन्हें एक विकल्प देता है, या तो लंबे गीत के किले में भूखे होने की शरण लेता है या अपने परिवारों की रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा होता। वह पूछता है कि क्या कोई राक्षसों को रोकने के लिए दीवार पर उससे जुड़ने के लिए तैयार है, जो मदद करने वालों के लिए अच्छे चांदी के सिक्के पुरस्कार का वादा करते हैं। और अगर सबसे बुरा मामला होता है और कोई सहायता नहीं करता है, तो वह उनके परिवार को 5 सुनहरे सिक्के का वादा करता है। उनके भाषण से पूरी भीड़ उत्साहित हो जाती है और अचानक हर कोई दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से जो कुछ भी आता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लंबे गीत किले में माहौल जीवंत है। पूरे महल में हंसी गूंज रही है। लोग सीमावर्ती शहर में रहने और दीवार बनाने के हमारे नायक के फैसले पर हंसते हैं और व्यंग्य करते हैं। एक आदमी जो ठोस मूंछें रखता है मजाक करता है कि हमारा नायक शायद कुछ खुरदरी चट्टानों को एक साथ ढेर करेगा, कुछ गंदगी और कीचड़ में फेंक देगा और इसे एक दिन कहेगा। उसे यकीन है कि अंततः हमारा नायक लंबे गीत में वापस आ जाएगा और जब वह हताश हो तो वे उसका शोषण कर सकते हैं। हालांकि इस समिति का नेता हमारे नायक को दूसरों की तरह हल्के से खारिज नहीं करता है। वह राजदूत से इस मामले पर विचार मांगते हैं। लाल बालों ने पहले ही हैरान कर दिया था। उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी मूल योजना हमेशा की तरह अपने एकाधिकार को बनाए रखना थी और जब तक वे हमारे नायक से बाजार मूल्य से 3 गुना कम पर खरीदते हैं, यह उनके लिए एक सौदा है। लेकिन हमारे हीरो की अन्य योजनाएं हैं। वह केवल किलों में पत्थर बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पत्थरों की कीमत को आधा करना चाहते हैं ताकि उच्च मांग को प्रोत्साहित कर समग्र उत्पादन क्षमता और राजस्व बढ़ सके। बॉर्डर टाउन के लिए यह आर्थिक विकास और स्थिरता बढ़ाने का कदम है और पैरों में कीमत में उस कटौती के कारण लंबे गीत का किला अतीत में कमाए गए से बहुत अधिक कमाने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह लोहे के उपकरण बनाने का इरादा रखते हैं जिन्हें वह किसी भी स्थान पर बेचने के लिए मानते हैं, जिससे अतिरिक्त आय होगी। हालांकि यह केवल एक चीज नहीं है जिसे सोचने के लिए। अगर हमारा नायक सीमा शहर में राक्षसों को रोक सकता है तो यह लॉन्गसोंग के लिए भी अच्छी खबर है। उन्हें हर साल उन परेशान जानवरों से निपटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सिंहासन झगड़ा केवल 5 साल लंबा है, इसलिए यदि सीमा शहर समृद्ध होता है तो लॉन्गसोंग राज्य की तीसरी सबसे बड़ी भूमि हो सकती है। लाल बालों वाले आदमी ने सुझाव दिया कि राजकुमार को दीवार बनाने में लॉन्गसोंग से मदद लेनी चाहिए। वह सोचता है कि अंत में इसका भुगतान होगा। बूढ़ा आदमी लाल बालों की व्यावहारिक सोच से सहमत है, लेकिन इसे विशिष्ट व्यापारी मानसिकता कहता है। इस सफेद बालों वाले आदमी के लिए यह मायने नहीं रखता कि सीमा शहर सफल है या विफल। वह सिर्फ किसी के साथ अपना मैदान साझा नहीं करना चाहता, राजकुमार या नहीं। अगले दिन चीफ नाइट का चेहरा अमूल्य था जब उसने हमारे राजकुमार के साथ किस उपकरण पर आंखें डाली। वे फॉर्म के प्रति सच्चे रहे। सारे श्रेय अन्ना को दिया, जिन्होंने धातु के भागों को वेल्डिंग करने में मदद की थी। राजकुमार अपनी नवीनतम रचना भाप इंजन पर अपना उत्साह रोक नहीं सके।
उन्होंने अपने आविष्कार को कसकर गले लगाते हुए इसे औद्योगिक क्रांति की दिशा में पहला कदम देखा। 5 मिनट बाद नाइट अभी भी हैरान थे। समझने की कोशिश कर रहे थे कि अन्ना के भट्टी को आग लगाने पर मशीन कैसे काम कर रही थी। कागें और गियर घूमने लगे और जल्द ही पहिया तेजी से घूमने लगा। यांत्रिक भागों को आगे बढ़ते देखकर शूरवीर पूरी तरह से चौंक गया। यह राजकुमार की प्राकृतिक शक्ति की उनकी पहली झलक थी, जो 10 शूरवीरों की संयुक्त शक्ति के बराबर एक शक्ति है। और इस नवाचार ने 1 टन मैनुअल और पशु श्रम को बचाने का वादा किया। एक रात के प्रशिक्षण में 15 साल लगे, पर स्टोव जैसा उपकरण बनाने में सिर्फ 3 दिन। रात को यह अच्छा लगा कि उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी, मौसम की परवाह नहीं थी और तीरों या ब्लेड के प्रति प्रतिरोधी था। यह देखकर वह सोचने लगे कि क्या ऐसी मशीनों वाली दुनिया में पारंपरिक रातें भी आवश्यक हैं। लड़का कुछ 100 साल आगे अपने खेती खेल को बढ़ते देखकर उत्साहित हो गया। उस रात उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और हत्यारा महिला को एक बार फिर अपने बनाए ब्लूप्रिंट का गहराई से अध्ययन करते पाया। उसने उसे जासूसी करने और बिना बताए उसके कमरे में आने के लिए थोड़ा मुश्किल समय दिया, लेकिन महिला हंसी, यह इंगित करते हुए कि चौथे राजकुमार को खराब व्यक्तित्व वाला माना जाता था, लेकिन उसके आविष्कार मास्टर क्लास थे। वह सोचती थी कि क्या वे खाका उस स्टोव के लिए हैं जिसे उसने हाल ही में बनाया था, लेकिन लड़का अपने खिलौने को अपनी गुप्त योजनाओं के साथ देख रहा था, जिसे वह अपने कार्यालय में कसकर बंद रखा था। उसे प्रभावित होते देख वह फिर से अन्ना को सारा श्रेय देता है और बताता है कि मशीन का उपयोग मांसपेशियों वाले कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे सामान प्राप्त करना या बनाना। महिला यह सुनकर मुस्कुराती है और हमारे लड़के को बताती है कि वह इन खासों को रखेगी, क्योंकि एसोसिएशन में कई चुड़ैल हैं जो फायर पावर का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जब वह उन्हें अपने बागे में डालती है तो उसकी आंखें गलती से उसके दरार पर बहती हैं और वह शर्मिंदगी में ठोकर खाता है, बताते हुए कि उसने अनुमति नहीं दी। वह मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास पहले से ही भुगतान के रूप में कुछ है। उसने उसे एक दस्तावेज फेंका। उसने अपनी छाती से खींचा। लड़के ने उसे उत्सुकता से पकड़कर फाड़ दिया। केवल अपने नौकर टायर का पता चला। पत्र ने टायर को सख्त निर्देश दिया कि वही गलती न दोहराए और राजकुमार को खत्म करने का आदेश दिया। राक्षसों के महीनों में लड़के का दिमाग दौड़ता है। यह याद करता है कि राजकुमार रोलैंड उसका शोषण करता था और हमारा नायक इन यादों से असहज होता है। महिला ने फिर उसे बताया कि उसने इसे एक कबूतर से छीन लिया, यह बताते हुए कि पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि यह उसके एक भाई बहन द्वारा भेजा गया हो सकता है। इसलिए वह पूछती है कि क्या वह यह पता लगाने के लिए तैयार है कि इन आदेशों के पीछे कौन है। वह उसे आगे जाने देता है और कहता है कि वह ब्लूप्रिंट को भुगतान के रूप में लेगी। अगले दिन वह अभी भी कल रात के पत्र पर अटका रहता है। जब नाइट आता है, लड़का अपने घुटनों पर गिर जाता है और टायर को फेंकता है। कल रात बाल्टी को लात मारता है। जाहिर है उसने अपनी बालकनी से गिरा और संघर्ष के कोई संकेत नहीं दिखे और गार्ड कसम खाते हैं कि उन्होंने किसी को आते या जाते नहीं देखा। लड़के बाहर निकल गए और शूरवीर से कहा कि वह स्थिति को संभालने के लिए सिर सेवक को कहे। जब नाइट कमरे से बाहर गया तो नायक ने हत्यारे महिला को बुलाया और वह तुरंत आई। उसने तेजी से फैला दिया कि नौकर ने उसे देखते ही आत्महत्या कर ली थी। लड़का अपनी निराशा छिपा नहीं सकता, कहते हुए बड़बड़ाया कि उसे लगता है वह जानती है कि इसे कैसे संभालना है। महिला ने बताया, कहते हुए कि उसने टायर को कसकर बांधा था, लेकिन चालाक नौकर ने दांत में जहर छिपा रखा था और मरने के बाद नौकर को बालकनी से फेंक दिया ताकि यह दुर्घटना लगे। भले ही उसकी पूछताछ एक मृत अंत में आ गई थी, उसने अपने दरार से एक और नोट निकाला और खुलासा किया कि उसे अपने अपार्टमेंट में यह पता चला। एक चालाक मुस्कान के साथ वह बताती है कि प्रेषक ने बड़ी बहन को बुलाया और समुद्र तट का दृश्य अक्सर बताया। वह संकेत देती है कि क्लियर वाटर पोर्ट से तीसरी राजकुमारी एक संभावना है जो तार खींचती है। उसे शक है कि राजकुमारी गार्सिया विंबलडन टायर के परिवार को बंधक बना रही है और नायक को खत्म करने के लिए प्यादा बना रही है। टायर ने इसे समाप्त करने का तरीका चुना, यह मानते हुए कि उसे यहां भेजने से पहले लंबे समय तक प्रशिक्षित किया गया था। लड़का गहरे निराश है कि उसके भाई और बहन इतने जल्दी मुकुट के लिए एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अचानक महिला नायक के कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है कि उसे जाना है क्योंकि कोई उनके रास्ते में है। लड़का थोड़ा शर्मा हो जाता है। शायद उसकी संपत्ति को पतली हवा में लुप्त होने से पहले उसकी शर्ट के खिलाफ तनाव में डालने की एक झांकी पकड़ लेता है। तभी पुराना वाणिज्य दूतावास कुछ अच्छी खबर लेकर दिखाई देता है। लोगों के एक समूह ने महीनों तक दानव से लड़ने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। इससे राजकुमार मुस्कुराता है और वह तय करता है कि उसे यह सब अपनी आंखों से देखना है। लेकिन वहां जाने से पहले बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या वह वास्तव में इन लोगों को दानवों के खिलाफ भेजने का इरादा रखता है। बाहर निकलने के बाद हमारा हीरो निराश होता है और देखता है कि सलाहकारों की चिंताएं सही हैं। ये लोग लड़ाकों की तरह नहीं दिखते हैं, वे सड़क ठग की तरह अधिक दिखते हैं। दूसरी ओर रात यह है कि उन्होंने इन लोगों को हमारे नायक के आधार पर कैसे चुना जो चाहता था। इन कमजोर आत्माओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस रात ने पूरी तरह से निशाना चूका है। राजकुमार अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लेता है और लगता है कि हमारे नायक उन लोगों से बहुत उम्मीद कर रहे हैं जो मुश्किल से खरोंच कर सकते हैं। सलाहकार ने अन्य भर्तियों पर विचार करने का सुझाव दिया, लेकिन हमारा नायक वैसे भी उन्हें उपयोग करने के लिए मृत सेठ लगता है, जैसे कि वह पहले से ही कोर्ट को क्रैक कर चुका हो। हमारा नायक मानता है कि जब एक मजबूत सेना बनाने की बात आती है तो यह लोगों की शक्ति पर निर्भर करता है, चाहे वे मध्ययुगीन तलवारें चलाएं
या आधुनिक तकनीक। शूरवीर कल तलवार प्रशिक्षण शुरू करने का सुझाव देता है, लेकिन हमारा नायक इसे नजरअंदाज कर देता है। वह नाइट को उन्हें समूह बनाने के लिए कहता है और फिर जॉगिंग ट्रेल पर चला जाता है। वह उसे पहले से लोहे की कुल्हाड़ी शिकारी को लाने और शूरवीर को कसकर बैठने और शो का आनंद लेने का सुझाव देने के लिए भी कहता है। दोपहर तक शिकारी हमारे नायक के कारण में शामिल हो गए, लेकिन शूरवीरों ने इस नए प्रशिक्षण दृष्टिकोण से बिल्कुल रोमांचित नहीं किया। योद्धा परंपरा से भरे परिवार से आते हैं, उन्हें नहीं पता कि इन लोगों को पूरी सुबह खड़े होने के लिए केवल अंडे से पुरस्कृत क्यों किया जा रहा है, खासकर क्योंकि अंडे बहुत महंगे हैं। एक बार फिर हमारा नायक उन्हें शांत रहने और शो का आनंद लेने के लिए कहता है, जैसे वह जानता है कि आप कुछ मध्ययुगीन महीनों में शीर्ष श्रेणी की सेना नहीं बना सकते, और वह मांसपेशियों वाले बर्बर के पीछे नहीं है जो अपने नंगे हाथों से दुश्मनों को फाड़ सकते हैं। वह केवल अनुशासित सैनिक चाहता है जो जल्दी परिणाम दें। वह सैन्य तकनीकों का उपयोग कर रहा है जिन्हें उसने कॉलेज में सीखा था। उसने देखा है कि लोग इस पद्धति के तहत कितनी जल्दी एकजुट हो सकते हैं, और वह मानता है कि ये लोग पालन करेंगे। कुछ देर बाद गाड़ियां दिखाई देती हैं और लोग अपने अंडे के लिए बेसब्री से लाइन में खड़े होते हैं। लोग अभी भी अंडे के विचार को पुरस्कार के रूप में नहीं लपेट सकते हैं। रात सबका ध्यान खींचने के लिए अपनी प्लेट जोर से बजाती है और 4 लाइनें बनाने का आदेश देती है। वह कानून बनाता है कि भोजन क्रम में बांटा जाएगा और चलने वाले लोग अंत तक इंतजार करेंगे। तंत्रिकाओं और अनुपालन का मिश्रण होता है क्योंकि हर कोई संकेत देता है। इस बीच रात अभी भी हैरान है कि राजकुमार इन लोगों को इस तरह की बुनियादी बातें सिखाने की परेशानी क्यों उठा रहे हैं। अचानक भीड़ फूटती है और बोलती है, लोहे की कुल्हाड़ी का जप लगाती है, जिसे इन भागों के आसपास काफी प्रतिष्ठा होती है। राजकुमार दोपहर के भोजन के बाद ब्रेक की घोषणा करता है और फिर शहर में गार्ड बैरक का दौरा करता है। लोहे की कुल्हाड़ी को कप्तान के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्य सिखाना है कि टेंट कैसे स्थापित किया जाए। जैसे ही नायक अपनी बात खत्म करते हैं, राजकुमार के बारे में चर्चा होती है कि कैसे लोहे की कुल्हाड़ी को प्लाटून के प्रभारी में रखा जाता है। वह याद दिलाता है कि लोहे की कुल्हाड़ी स्थानीय नहीं है, जैसे चुड़ैलें ग्रे महल से संबंधित नहीं हैं। हमारा नायक जोर देकर कहता है कि सीमावर्ती शहर में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जब तक वे अपराधी नहीं हैं, उनका यहाँ स्वागत है। राजकुमार एक लंबी शीट खोलते हैं और मुख्य शूरवीर से कहते हैं कि कप्तान को चुनने के लिए इन नियमों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर दिया कि अगर सभी को भोजन के दौरान अपना अंडा चाहिए तो इन नियमों को पालन करना होगा। रात के खाने के बाद शिक्षक कार्ल से मिलने की सोच पर मुख्य शूरवीर सिर खरोंचता है। सोचता है कि पढ़ाई कैसे राक्षसों से लड़ने में मदद करेगी। राजकुमार चिंताओं को दूर करते हैं और कहते हैं कि शिक्षित सेना अधिक प्रभावी होती है। उनके अनुसार इतिहास ने कई बार यह बात साबित की है। अगला, हम बॉर्डर टाउन के सिटी हॉल में हैं। वहां नायक अपने कमरे से बाहर निकलता है, आधा सोया हुआ। अचानक नाइटिंगेल कहीं से आता है और उसकी नई सोने की आदत पर चिढ़ाता है और नाश्ता खा जाता है। बेशक लड़का उसे नाश्ता खाते हुए और उसकी अनुमति के बिना अंदर आते देखकर वास्तव में खुश नहीं लगता है। फिर वह सोचता है कि क्या उसे शाही परिवार के आसपास सूक्ष्मता नहीं सिखाई गई थी। सीट लेते ही महिला सम्मानजनक मुद्रा में पूछती है, क्या वह विनम्र है? फिर वह कहती है, राजकुमार ज्यादा विनम्रता पसंद नहीं करता। लड़का देखकर चौंक जाता है कि वह जानती है उसे क्या पसंद है। वह आह भरता है और उसे पूरा नाश्ता खाने को कहता है ताकि वह और मांग सके। वह खाना शुरू करती है जबकि राजकुमार अपने कागजों को पलटना शुरू करता है। महिला पूछती है, इतने आइसोन क्यों आदेश दे रहा है? सर्दियों में इसका क्या मतलब है? व्हिस्की ठंडा करना है तो बाहर रख सकता है। आदेश पुस्तक देखते हुए राजकुमार रोनाल्ड समझता है कि उसने सब देखा होगा और बताता है कि वह पनीर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ठंड की जरूरत है। जबकि लड़की हमारे नायक के चतुर विचारों की प्रशंसा करती है। हमारे नायक के दिमाग में हम पाते हैं कि उसने उसे पनीर बनाने के बारे में झूठ खिलाया क्योंकि वह कुछ और भी गोपनीय बना रहा है जिसे वह उसे खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि वह उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता जैसा कि वह अन्ना और नाना के साथ करता है। वह अपने सच्चे रहस्यों से पहले उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। वह स्पष्ट रूप से बंदूकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो भाप इंजन से आसान है। उसे डर है कि अगर उसके तरीके मिल गए तो उसकी योजनाएं पटरी से उतर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने जो आइसोन आदेश दिया है उन्हें मूल रूप से सॉल्ट पीटर के रूप में जाना जाता है, एक पदार्थ जो अमीर लोग गर्मियों में पेय को ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं। और यह नाम आइसन्स अभिजात वर्ग द्वारा दिया गया एक अद्भुत नाम है। मूल बात यह है कि साल्टपेटर बारूद बनाने में आवश्यक घटक है। इससे उसकी गतिविधियों में गोपनीयता जुड़ती है। बच्चा फिर पूछता है कि क्या चुड़ैल हथियारों को भी प्रशिक्षित करती हैं? पवित्र पहाड़ की खोज के अलावा महिला कहती हैं कि वे विचित्र बॉल के समूह हैं और वह सिर्फ 2 साल पहले चुड़ैल संघ में शामिल हुई थीं। यह सुनकर बच्चा पूछता है कि क्या उसने एसोसिएशन में शामिल होने से पहले किसी और के लिए काम किया है। सोचता है कि क्या लोग चुड़ैलों को स्वीकार करते हैं। अपनी प्लेट नीचे रखकर महिला हंसती है और इसे हास्यास्पद कहती है। दुखद है कि वह कहती है अगर उसके पिछले मालिक जानते कि वह चुड़ैल बन चुकी है तो वह उसे घर में प्रवेश तक नहीं करने देता। साथ ही वह बताती है कि अगर वह उसके लिए उपयोगी नहीं होती तो वह उसे जल्दी से निपटा देता। बच्चा अधिक जानना चाहता है
और पिछले घटनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन महिला वादा करती है कि सही समय आने पर विस्तृत कहानी बताएगी। वह उसे शांत रहने का भी आश्वासन देती है। ये कहती है कि वह पिछले 5 सालों से स्वतंत्र है। लड़का चुप रहता है, थोड़ा नीचे दिखता है, और उस चैट के बाद से 5 दिन बीत जाते हैं। आंगन में हम देखते हैं कि नायक ने आखिरकार अपनी पहली बंदूक बना ली है। कई उत्पादन समस्याओं के बाद वह इसे अपने लिए रखने के लिए रोमांचित है। वह भाप इंजन का उपयोग बड़े पैमाने पर बंदूकों को बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन इसमें समय लग रहा है। इस बीच शूरवीरों ने अपने सिर को खरोंच दिया कि ये कथित मस्केट राक्षसों से लड़ने में कैसे मदद करेंगे। लड़का सिर्फ उसे गांव के शीर्ष शिकारियों को गोल करने और इन हथियारों को चलाने के लिए एक हत्यारे दस्ते बनाने के लिए कहता है। लेकिन राजकुमार खुद को पूरी तरह से डरता पाता है जब शूरवीर शिकारियों के बजाय गश्ती गार्ड का उपयोग करने का सुझाव देता है। खैर, उन सैनिकों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे नायक की इन बंदूकों को कमजोर गश्ती गार्ड्स को देने की अनिच्छा वास्तव में उचित है। रोलैंड महल के नीचे की अंधेरी सुरंगों में कुछ सैनिक उन सुरंगों से गुजर रहे हैं। अचानक उनमें से एक हवा में कूदता है और दूसरे सैनिक पर हमला करता है। स्कारफेस सैनिक इस पतली मूंछों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। यह अपने दोस्त ग्रेमट के समान भाग्य का सामना करता है। जैसा कि पतला मूंछा सैनिक अपने गिरे हुए दोस्त को याद करता है, वह और भी गुस्सा हो जाता है। कसम खाते हैं कि इन गुंडों को महल में कभी पैर रखने नहीं देगा। ताकत के साथ वह दाग वाले आदमी को पीछे फेंक देता है, जिससे उसकी तलवार उड़ जाती है। पतली मूंछ फिर अपनी तलवार तैयार करती है और इसे दाल के बाएं कंधे में डालती है। यह घोषित करती है कि यह ग्रेमट के लिए है। जब खून बहता है तो निशान का चेहरा हंसता है, सोचता है कैसे साधारण गार्ड उसे चोट पहुंचा सकते हैं। पतली मूंछें यह सुनकर नाराज हो जाती हैं और बताती हैं कि जब स्कारफेस जुआ खेल रहा था, वे अपने गृहनगर की रक्षा कर रहे थे। वह कसम खाता है कि वह गांव की शांति नहीं तोड़ने देगा। जब पतली मूंछें छलांग लगाती हैं, एक और आदमी लड़ाई में शामिल होकर उसके सीने में चाकू मारता है। खंजर के घाव से आदमी दर्द में कराहता है और गिर जाता है। इस बीच अन्य घुसपैठे उसके ऊपर खड़े हैं। आश्चर्यजनक रूप से पतला मूंछा पीड़ा के बावजूद अपने छाती से खंजर को बाहर निकालने में कामयाब रहा और एक तेजी से कदम में वह इसे पास की मशाल की ओर फेंक देता है। खंजर मशाल को तोड़ देता है, आग को बुझाता है और क्षेत्र को अंधेरे में डुबो देता है। महल के भोजन भंडारण में पतला मूंछा खुद को एक डिब्बे में छिप जाता है। उसे यकीन है कि ये घुसपैठिए खाद्य आपूर्ति पर हमला करने आए हैं। अगर वे भोजन खराब करते हैं तो शहर के पास लोंगसोंग किले में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। सैनिक खाद्य बैंक की रक्षा न कर पाने से निराश होता है, जबकि उनका राजकुमार इस शहर की प्रगति के लिए अपना सर्वस्व दे रहा है। अचानक उसका चेहरा डर जाता है क्योंकि उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है। उन सैनिकों को फिर प्रकट करता है। घुसपैठियों में से एक सैनिक को कॉलर से पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। उसे ड्यूक रायन की मांगों के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। अगर आप भूल गए कि ड्यूक रायन कौन है, वह सफेद बालों वाला आदमी है जो हमारे नायक को अपने क्षेत्र के पास कहीं भी नहीं चाहता। सैनिक ने धमकी के बावजूद साहसपूर्वक कहा कि उनका राजकुमार निश्चित रूप से ड्यूक रायन की योजनाओं को विफल करेगा। घुसपैठियों ने राजकुमार की क्षमताओं पर हंसते हुए केवल मजाक उड़ाया। फिर नेता अपने लुटेरों से कहता है कि वे सैनिक को बाहर निकालें और भोजन को गड़बड़ करें। बिना हिचकिचाई के एक लड़की चेतना खोने से पहले पतले मूंछे वाले आदमी के सिर पर खड़ी मार देती है। गरीब सैनिक सोचता है कि क्या वह इस तरह से अंत को प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भाग्य की अन्य योजनाएं हैं, क्योंकि नाइटिंगेल अचानक दृश्य पर आती है। वह घुसपैठियों से सवाल करती है कि क्या वे किसी और के क्षेत्र में खुद का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि उनकी मस्ती जल्दी समाप्त होने वाली है। घुसपैठियों ने जानना चाहा कि वह कौन सोचती है। नाइटिंगेल कूली ने जवाब दिया कि वह सिर्फ सीमावर्ती शहर से एक स्थानीय है। वह सवाल करती है कि ये विदूषक यहाँ क्यों हैं, और सुझाव देती है कि वे नाले से निकलते हुए सीवर चूहों की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे घुसपैठिए ये नहीं समझ पाते कि वे कितनी गहरी समस्या में हैं, और उनका नेता कहता है कि वह उस रहस्यमयी महिला को गिरा सकता है। वह सिर्फ मुस्कुराती है और एक झलक में अपना हाथ हिलाती है, और अचानक सब शरीर जमीन से टकराते हैं। हमारा सैनिक धुंधली आंखों से देखता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति जल्दी से घुसपैठियों को बाहर निकालता है। इससे पहले कि वह समझ में आए कि वह कौन है, वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन फिर घुसपैठ होती है और हमें घुसपैठियों के शव भोजन भंडारण में बिखरे मिलते हैं। रात को घटनास्थल का निरीक्षण करके सिर खरोंच रहा है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को कौन निकाल सकता था। वह जानता है कि पतली मूंछ वाला आदमी अपनी चोटों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सबसे संभावित दृश्य यह है कि किसी बाहरी ने बिना किसी बैकअप के हमला किया था। उनके चल इतने चौकसी थे कि दुश्मनों को मौका नहीं मिला और पीछे कोई गड़बड़ नहीं बची। कोई खून या बैरल नहीं गिरा, यहां तक कि जगह पर एक खरोंच भी नहीं। अचानक उसे लगता है कि कहीं आसपास कोई कुशल तलवारबाज होना चाहिए। वह अपने कबीले के इतिहास और रात की कला के लिए अपनी कौशल पर गर्वित होने लगता है। सैनिक अपनी रिपोर्ट देता है। पोस्टमार्टम किया गया और शव की पहचान हो गई है। हमारे शहर के गार्ड के 8 और एक रहस्य बना हुआ है। मुख्य शूरवीर बचे लोगों के बारे में पूछता है। सैनिक कहता है कि कप्तान ब्रायन को विशेष उपचार मिल रहा है, लेकिन स्कारफेस को कातरागाह में डाल दिया और बंद कर दिया गया। शूरवीर सैनिक से जल्द ही निशान को जगाने के लिए कहता है।
इस बीच राजकुमार गुस्सा महसूस करता है क्योंकि उसने अभी तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं की और यह लोग उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह आभारी है कि नाइटिंगेल ने अंदर आ गया और दिन बचाया। नाइटिंगेल उसे आश्वस्त करता है कि उन घुसपैठियों ने वैसे भी उसे नहीं पहुंच सकता था, अन्ना उसकी फर्श के नीचे सो रही थी। तब राजकुमार को एक विचार मिलता है। वह सुझाव देता है कि नाइटिंगेल उसका गुप्त अंगरक्षक बन जाए, उसे बेहतर भुगतान वाला काम ऑफर करें, रहने के लिए एक अच्छा स्थान, साप्ताहिक छुट्टियां और भुगतान की छुट्टियां दें। लेकिन सभी आकर्षक लाभों के साथ भी वह विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा देती है, यह बताते हुए कि वह एसोसिएशन और दोस्तों को छोड़ नहीं सकती। राजकुमार ने सभी को शहर में लाने का सुझाव दिया क्योंकि निर्माण के बाद बहुत जगह है। उन्होंने उसे समझाया कि कोई भेदभाव नहीं होगा और वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। वह कहती है कि भविष्य में इसके बारे में सोचेगी, जिससे राजकुमार को अस्वीकार के बाद अजीब लगने लगता है। आगे बढ़ते हुए लड़का पूछता है कि क्या उसने सैनिकों को ठीक करने के बाद नाना को सुरक्षित भेजा है। उसने पुष्टि की कि उसने किया, यह उल्लेख करते हुए कि नाना घायल सैनिकों को देखते हुए डरी थी, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके अनुभव ज्यादातर मुर्गियों को पैंच करते हैं। बातचीत पर लौटते हुए लड़का उससे पूछता है कि क्या उसने पता लगाया है कि उसके कौन से भाई बहन इस घुसपैठ के पीछे हो सकते हैं। महिला बताती है कि इस बार घुसपैठ के पीछे उसके भाई बहन में से एक नहीं था। अपराधियों ने सीमा शहर के गश्ती गार्डों को रिश्वत दी। उनकी योजना इतनी खराब थी कि उन्होंने 2 गवाहों को जीवित छोड़ दिया जो पकड़े जाने से पहले आत्महत्या भी नहीं कर सके। वह उसे आश्वासन देती है कि वे जल्द ही इसका पता लगाएंगे क्योंकि मुख्य शूरवीर पहले से ही घुसपैठियों में से एक को ग्रिल कर रहा है। उसने यह भी कहा कि ये लोग तीसरी राजकुमारी के घुसपैठियों की तुलना में बहुत कमजोर और आंसू भरे थे। जब महल के बाहर सब कुछ शांतिपूर्ण है तो हम अपने नायक को मुख्य शूरवीर के साथ घूमते हुए देखते हैं। पतले मूंछों वाले सैनिक से मिलने जा रहे हैं। जब सैनिक कमरे में राजकुमार को देखता है तो वह पूरी तरह से फेंक दिया जाता है और अपने बिस्तर पर कूद जाता है। राजकुमार ब्रायन की हिम्मत और लड़ाई की प्रशंसा करता है, लेकिन ब्रायन भावुक होकर कहता है कि उसका दोस्त सच्चा नायक था जिसने अपना जीवन बलिदान दिया। राजकुमार कहता है कि उनके दोस्त का अंतिम संस्कार उन्हें बहादुरी की मान्यता देगा जो वह हकदार हैं। जहां तक निशान का है उसे पूरी सजा मिल रही है। वह 3 दिनों में फांसी के लिए तैयार है और राजकुमार को उम्मीद है कि ब्रायन इसे देखने के लिए काफी ठीक होगा। पतले मूंछों ने कहा कि स्क्राफेस में महान रक्त है, संकेत देते हुए कि यह लंबे गीत किले के साथ परेशानी कर सकता है। राजकुमार ने कहा कि स्क्राफेस का एल्क परिवार में वंश हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई शीर्षक या भूमि नहीं है। उन्होंने सीमावर्ती शहरों का खाना जलाने की कोशिश की, जिससे बड़ी गड़बड़ी हुई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आश्वासन दिया कि कोई और गश्त करेगा। राजकुमार पतले मूंछों को राक्षसों के आने वाले महीने में आराम करने को कहता है। वह उसे शूरवीर के रूप में सम्मानित करने का वादा करता है। हम शहर की दीवार पर हैं, जहां नए भर्ती शिकारी लोहे की कुल्हाड़ी से मेहनत कर रहे हैं। लोहे की कुल्हाड़ी अचानक सभी का ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि राजकुमार निरीक्षण के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हमारे राजकुमार को इस निरीक्षण के दौरान क्या कहना चाहिए। वह अजीब रूप से एक यादृच्छिक सैनिक के पास चलना शुरू करता है और उनसे दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछता है। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ वह सैनिक से पूछता है कि आप प्रशिक्षण के बारे में कैसा महसूस करते हैं और क्या आप हाल ही में अच्छा खाना खा रहे हैं। सैनिक राजकुमार के सामने घबराया दिखता है, जबकि राजकुमार टीवी पर देखी गई कुछ चीजों की नकल कर रहा है। सैनिक घुटनों पर गिरता है, राजकुमार को हैरान कर देता है, जो सोचता है कि उसने कुछ याद किया है। इस बीच सैनिकों की आंखों में आंसू बह गए। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हर कोई चला गया कि राजकुमार उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांच करने आए। राजकुमार पहुंचता है और सैनिक को अपने पैरों पर खड़े होने को कहता है। लगता है कि हमारे नायक ने उन्हें दिया सभी अच्छा खाना सैनिकों को उत्साहित किया है। फिर राजकुमार सभी को याद दिलाता है कि अगर उनके पास सुझाव या शिकायतें हैं तो वे बोल सकते हैं। वह आश्वासन देता है कि सभी को पर्याप्त खाना मिल जाएगा। अचानक शर्मीला बच्चा पाइप उठाता है। उन्होंने कहा कि उनकी नागरिक सेना में पर्याप्त सैनिक नहीं है और जिस तरह से वे प्रशिक्षण दे रहे हैं वह चिंतित हैं कि जब वे हमला करते हैं तो वे राक्षसों के खिलाफ मौका नहीं खड़े होंगे। फुसफुसाने और हमारे नायक ने उन्हें हाथ दिखाया और मुस्कुराते हुए सैनिक से नाम पूछा। वह सैनिक? वेंडर ने घबराहट से जवाब दिया। हमारा नायक अपनी तेज आंख के लिए वेंडर प्रॉप्स देता है और सहमत है कि पूरी दीवार की रक्षा के लिए केवल एक नागरिक सेना पर भरोसा करना कोई मतलब नहीं है। वह बताते हैं कि राक्षस सामान्य जानवर हैं, मनुष्यों जैसे नहीं, और लोहे की कुल्हाड़ी ने उन्हें हराकर साबित किया है। लोहे की कुल्हाड़ी ने सहमति में सिर हिला दिया। वे राजकुमार की बातों से सहमत थे। वो मानते हैं कि हाइब्रिड पूरी तरह अलग खेल है, एक बड़ी चुनौती। राजकुमार सुझाव देता है कि रणनीतिक रूप से बाढ़, खाई और पहाड़ियां लगाई जाएं ताकि जानवरों को फंसाया जा सके। वह सोचता है कि यह काम करेगा क्योंकि ये जीव सरल दिमाग वाले हैं। लोहे की कुल्हाड़ी जानवरों के करीब जाने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि भाले और धनुष उनके खिलाफ बेकार हैं। हमारा नायक हंसता है और सहमत है, यह जानते हुए कि पारंपरिक हथियार चाल नहीं करेंगे। यही कारण है कि उसने ये नए हथियार बनाए हैं जो बख्तरबंद शूरवीरों की पूरी टीम की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं। इन नए खिलौनों को देखने के लिए भीड़ गूंज रही है। हम परीक्षण मैदान पर बाहर हैं और अचानक यह बड़ा विस्फोट हुआ है जो पूरी जगह को हिलाता है। हमारे नायकों ने चांद पर कहा कि उनके बारूद के आविष्कार ने एक आकर्षण की तरह काम किया, लेकिन अन्य सिर्फ डर रहे हैं।
लोहे की कुल्हाड़ी यहाँ तक कि इस विस्फोट के बारे में कुछ बूझाती है कि भगवान का क्रोध है। विस्फोट ने जमीन में एक बड़ा छेद उड़ा दिया और यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में परीक्षण खरगोशों को भी बाहर निकाल दिया। राजकुमार सभी को करीब से जाकर परीक्षण डेटा एकत्र करने के लिए सब कुछ जांच करने के लिए कहता है। हमारे नायक को पंप किया जाता है कि वे सही अनुपात में तत्वों के एक गुच्छा को मिलाकर इतना शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं। विस्फोट से सब कुछ मिटा दिया गया है। शिकारी का सुझाव है कि उन्हें राक्षसों के बारे में चिंता नहीं करनी होगी अगर उनके पास यह बुरा लड़का अपना काम करता है, लेकिन राजकुमार उन्हें याद दिलाता है कि उनके पास राक्षसों के महीने से पहले पर्याप्त बारूद नहीं होगा। फिर भी वह उत्साहित है कि वे इसके आसपास काम कर सकते हैं, मुख्य रूप से बंदूकों और क्रॉसबो पर भरोसा करते हुए बारूद को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में रखते हुए। अगले दृश्य में नाइटिंगेल चित्रित करता है कि दुनिया उसके लिए कैसा दिखती है, सिर्फ काले और सफेद, बिना स्पष्ट सीमाओं के बिना। वह अपने दृष्टिकोण को बदलकर सामान्य सीमाओं को परिभाषित करने वाले रास्तों पर चलती है। ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं तय नहीं है, वे टकराते हैं, टूटते हैं या ओवरलैप करते हैं। इन हमेशा बदलती सीमाओं का अनुसरण करने से उसे पक्षी की आंख के दृश्य मिलते हैं, जिससे वह काले और सफेद के अलावा अन्य रंग देख सकती है। उदाहरण के लिए, चुड़ैलें जादू का सार हैं और वह उनके अंदर बहने वाले जादू को महसूस कर सकती है। इस दुनिया में केवल चुड़ैलें ही कुछ अद्भुत रखती हैं और अन्ना का जादू अपने सुंदर रंगों से चमकता है। अचानक अन्ना उसे बुलाता है और नाइटिंगेल दिखाई देता है। वास्तविक दुनिया में वापस आते हुए जब अन्ना पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, तो नाइटिंगेल विषय बदलती है और मछली के केक का जिक्र करती है। उनके उपचारों को देखकर अन्ना का चेहरा खुशी से चमकता है, लेकिन नाइटिंगेल हिचकिचाते हुए कहती है कि उसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए। पानी के बजाय अन्ना अपने हाथों को साफ करने के लिए अपनी आग की शक्तियों का उपयोग करती है, जो महिलाओं को प्रभावित करता है। यह तब है कि नाइटिंगेल को एहसास होता है कि अन्ना उनके समूह में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है। इस एहसास से उसे डर और दुख दोनों होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये शक्तियां जोखिमों के साथ आती हैं। राक्षसों का महीना आने के साथ वह अपनी यौवन के दौरान दर्द सहने के बारे में चिंतित है। नाइटिंगेल धीरे धीरे सुझाव देता है कि अन्ना उस संघ में शामिल हो जाए जहां अन्य चुड़ैलें उसका समर्थन कर सकती हैं। वह अन्ना को यह आश्वासन देती है कि हर व्यक्ति उनके बीच खुशी महसूस करेगा। लेकिन फिर नाइटिंगेल गंभीर हो गया। उसने अन्ना से कहा कि वह इस सर्दी में नहीं बच पाएगा। अन्ना ने पूछा, वह एसोसिएशन से पहले कहाँ रहती थी? नाइटिंगेल ने कहा कि वह एक बड़े शहर में रहती थी, राजधानी से अधिक दूर नहीं। अन्ना ने फिर यह पूछा कि क्या नाइटिंगेल उस समय खुश थी? नाइटिंगेल का दिमाग अतीत में चमकता है, उसे याद दिलाता है कि वह दुखी थी, एक झुंड और एक शक्ति दबाने वाले लॉकेट के साथ कैद की गई थी। सही जवाब देने के बजाय नाइटिंगेल सवाल को मोड़ती है और अन्ना से पूछती है कि जानना क्यों चाहती है। अन्ना ने कहा कि वह सीमावर्ती शहर के झुग्गियों में कठिन जीवन जीती थी। उसके पिता ने उसे 25 सुनहरे सिक्कों में चर्च को बेच दिया और हमारे नायक ने उसे आजाद किया। अब अन्ना खुश है कि वह जहां है ठहरती है। नाइटिंगेल याद दिलाता है कि महल छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि चुड़ैलों को नफरत होती है, लेकिन अन्ना आशावादी है और राजकुमार पर भरोसा करती है कि चीजें बदलेंगी। अचानक जब नाना अंदर आती है, उसके सामने दरवाजे बंद करती है तो उनकी चैट काट जाती है। वह आंसू में थी और अन्ना को गले लगाने के लिए दौड़ी, कहती थी कि स्थितियां बदलने वाली हैं। इस बीच हमारा नायक गहरी नींद में है, वीर सपने देख रहा है और तभी नाइटिंगेल उसे जगाता है। वह बिल्कुल गुस्से में है। नींद के सिर को सूचित करती है कि नाना के पिता रास्ते में हैं और संदेह है कि वह एक चुड़ैल है। नाना का रहस्य जानकर हैरान राजकुमार तेजी से दौड़ा, उम्मीद में कि अब नाना को महल में रखने का मौका है। वह सोच रहा है कि जब रईस को पता चलेगा कि उसकी बेटी चुड़ैल है तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या वह राजकुमार को उसे रहने की अनुमति देगा? जब नायक बाहर निकलता है तो वास्तविकता उसकी कल्पना से परे होती है। नाना के पिता गुस्से में हैं और अपनी बेटी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। जब वे बैठते हैं तो नाना के बेचैन पिता उसे बुलाते हैं। छोटी लड़की डरती है और पूछती है कि क्या वह उसे चर्च बेचने की योजना बना रहा है। आदमी कहता है कि चर्च किसी बेबस को नहीं लेगा, वह अपने पिता के पास वापस जाए। लेकिन नायक याद दिलाता है कि उसकी बेटी चुड़ैल है। पिता यकीन नहीं करता, नाना खुद पुष्टि करती है, पिता पागल हो जाता है, सुझाव देता है शिक्षक कार्ल उसे गलत लेबल कर रहा है। नायक अन्ना से जलती जादू शक्तियां दिखाने का कहता है। वह तुरंत ऐसा करती है। बूढ़े आदमी को जादू टोना को देख दंग रह जाती है। हमारा नायक उसे शांत रहने के लिए कहता है और आश्वासन देता है कि वे सब कुछ समझा सकते हैं। अंत में पिता समझने लगते हैं कि बेटी यहां सिर्फ चुड़ैल शक्तियों का अभ्यास करने आई है, लेकिन नायक इस डर से चौंक जाता है कि पिता उसे महल में बुलाने पर पेडोफाइल समझ सकते थे। लड़का बताता है कि नाना की उपचार क्षमताएं घायलों को ठीक करने के लिए सीमावर्ती शहर में अमूल्य हो सकती हैं। हालांकि सुबह के पिता श्री पाइन विनम्रता से मना कर देते हैं, बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नायक बताता है कि अवसर खतरे के साथ आते हैं और नाना के दादा और श्री पाइन के पिता साहसी शूरवीर थे। पाइन परिवार का वंश उनकी वीरता से आता है। श्री पाइन सहमत होते हैं और याद करते हैं कि कैसे उनके पिता ने एक शक्तिशाली राक्षस का सामना किया और उसे हराया। साबित करने के लिए उसकी फायरप्लेस पर दानव का विशाल सींग लटका हुआ है। लेकिन नायक बताता है कि पाइन परिवार उतना प्रतिष्ठित नहीं है जितना पहले था।
पाइन परिवार अब श्रमिक वर्ग के नागरिक हैं, जिसे पिता दुखद स्वीकार करते हैं। फिर वह पाइन के मोटे कैलूज हाथों पर ध्यान देता है। ये साबित करता है कि मिस्टर पाइन ने अपनी योद्धा भावना को नहीं छोड़ा है और अभी भी रोजाना प्रशिक्षण देता है। इसलिए वह चतुराई से सुझाव देता है कि पाइन सीमा की रक्षा में शामिल हो जाए। उसे एक सच्चा महान बनने के लिए पर्याप्त जमीन देने का वादा करता है। इस आकर्षक प्रस्ताव के बावजूद पाइन जोखिम लेने को तैयार नहीं है और नाना को नुकसान के रास्ते में देखने के बजाय लंबे गीत किले में भेजना पसंद करता है। हमारा नायक उसे याद दिलाता है कि लंबा गीत किला सीमा शहर जितना सुरक्षित नहीं है। चर्च में हर जगह आंखें और कान हैं। अगर नाना के बारे में सच्चाई सामने आती है तो वह भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वह परेशानी की स्थिति में लॉन्ग सॉन्ग में त्वरित पीछे हटने के लिए एक छोटी नाव तैयार करने का वादा करता है। नाना और अन्ना की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमार पर अपना विश्वास रखा, सम्मान के साथ सिर हिलाया और हमारे नायक के कारण के लिए लड़ने के लिए अपनी वफादारी का वादा किया। हर कोई राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है, लेकिन अन्ना पाउट करता है। हमारे नायक के प्रति अपना गुस्सा दिखाता है, जिसके लिए उसे दूर भेजने पर भी विचार किया जाता है। वह स्पष्ट करता है कि वह कहीं नहीं जा रही है। अगले दिन पुराना कांस्टेबल दिखाई देता है। वास्तव में चिंतित दिखता है कि उन्होंने अपना सारा पैसा हथियारों और सेना प्रशिक्षण पर उड़ा दिया है। वह चिंतित है कि अगर चीजें कुछ और महीनों तक इस तरह चलती रहती हैं तो सभी निश्चित रूप से भूखे होंगे। लड़का खुद को हथेलियों का चेहरा देता है और उसे अपनी बचत का उपयोग अपने बजट के लिए करने की अनुमति देता है। बूढ़ा आदमी सहमत है, लेकिन यह उनकी दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। हमारा नायक कंधे हिलाता है और कहता है कि अगर रक्षा विफल हो जाती है तो वे जल्द से जल्द शहर को खाली कर देंगे और फिर बूढ़े आदमी को उसी समय भेजेंगे जैसा कि उसने कहा था। एक बार कांस्टेबल चला गया। लड़का अपने द्वारा बचाई गई हर अंतिम पैसा को निकालने के बाद काफी कुचल गया महसूस करता है और अगर सीमा रक्षा अभी भी विफल हो जाती है तो वह खराब हो जाता है। तब जब नाइटिंगेल फिर से दिखाई देता है तो उसका मूड सुखद हो जाता है। महिला ने तुरंत बताया कि उसने शहर छोड़ने के बारे में बूढ़े व्यक्ति से झूठ बोला था। राजकुमार तुरंत अपने झूठ को स्वीकार करता है, क्योंकि वह पहले से ही डरने वाले शहरी लोगों के बीच संकट फैलाना नहीं चाहता है। नाइटिंगेल उसे राजनीति पर दबाव देने के बजाय अन्ना के साथ अपना समय बिताने की सलाह देता है। वह अपने डर को साझा करती है कि अन्ना ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है, लेकिन लड़का जोर देता है कि वह जीवित रहेगी क्योंकि उसने उन राक्षसों को हर कीमत पर हराने का वादा किया है। नाइटिंगेल सोचता है कि वह एक दानव द्वारा शापित चुड़ैल पर कैसे भरोसा कर सकता है। लड़का सिर्फ कंधे हिलाता है और कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है और आगे बताता है कि वह नाइटिंगेल पर भी भरोसा करता है। महिला सिर्फ हमारे नायक के पोकर चेहरे को देखती है और समझती है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। वह बेपरवाही से बताता है कि वह बेमकसद झूठ नहीं बोलता। अचानक बाहर हंगामा सुनता है। नाइटिंगेल बाहर देखता है और बर्फबारी देखकर चिंतित हो जाता है। सर्दियां आ गई हैं। लड़का शिकारी लोहे की कुल्हाड़ी की प्रगति जानने के लिए शूटिंग रेंज जाता है। लोहे की कुल्हाड़ी बंदूकों से सटीक निशाने मार रही है। राजकुमार आता है और प्रशिक्षण के बारे में पूछता है। लोहे की कुल्हाड़ी खुश होकर बताता है कि उसने सभी मूल बातें अच्छी तरह पढ़ी हैं। राजकुमार हैरान नहीं होता, क्योंकि योद्धा लोहे की कुल्हाड़ी किसी भी हथियार में माहिर हो सकता है। आदमी इस लोहे के पाइप की पागल शक्ति की सराहना करता है। वह अपने दांत काटते हुए कहता है कि अगर उसके पास इस हाइब्रिड राक्षस से लड़ाई में यह पाइप होता तो उसका कोई मौका नहीं होता। लोहे की कुल्हाड़ी अपने घुटनों पर गिर गई। अभिभूत हो गई कि राजकुमार ने उसके जैसे विनम्र शिकारी को इतनी विनाशकारी शक्ति सौंपी और अपने राजकुमार को निराश नहीं करने का वादा किया। राजकुमार मुख्य नाइट कार्टर से पूछते हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। नाइट गंभीर दिखता है और कहता है कि 2 बंदूकों से अधिक की जरूरत है। नायक उसे आश्वासन देता है कि 2 और बंदूकें काम में हैं और जल्द ही तैयार होंगी। उन्होंने बारूद के विकास में तेजी लाई क्योंकि राक्षसों के महीने यहां हैं। मुझे लगता है कि यह कॉमिक गेम ऑफ थ्रोन्स के एक मनहुआ संस्करण में बदल रहा है। एक बार जब वह शहर की दीवार पर चढ़ता है तो सैनिक राजकुमार का अभिवादन करते हैं। उन्हें सिर झुकते देखकर हमारे नायक को भेड़ का अनुभव होता है। काश कि वह उन्हें कुछ उचित सैन्य शिष्टाचार सिखाता होता। शिकारी बताता है कि पहली बर्फ के बाद बहुत राक्षस नहीं हैं, लेकिन नायक सतर्क रहने को कहता है। अचानक वे कुछ देखते हैं और वहां वे दूर से एक राक्षस देखते हैं। सैनिक घबराते हैं और एक ने पूछा कि क्या अलार्म बजाना चाहिए। नायक सैनिक को स्वयं निर्णय लेने के लिए कहता है। उनके प्रशिक्षण के बाद अधिक अनुभव है। आखिरकार सैनिक ने अलार्म न बजने का फैसला किया और अपना धनुष नीचे रखा। हमारे नायक को यह देखकर राहत मिलती है कि इन सैनिकों का उनका प्रशिक्षण फल दे रहा है, क्योंकि दानव की उपस्थिति से निपटने को आवेगों पर काम करने के बजाय सावधानी से संभाला जाना चाहिए। जानवर दीवार की ओर चलना शुरू कर देता है, गति उठाता है। राजकुमार अपनी आंखें ठीक से देखता है और सोचता है कि क्या यह एक उत्परिवर्तित लोमड़ी है। शिकारी सहमत होते हुए यह बताते हैं कि जानवर को हाल ही में कब्जे में लिया गया था, इसलिए यह इतना खतरनाक नहीं है। भेड़िया दीवार के ऊपर कूदने के लिए तैयार होता है और शिकारी जल्दी से हमले के लिए तैयार हो जाता है। मुख्य शूरवीर कार्टर ने आगे बढ़कर राजकुमार की रक्षा की जैसे जानवर उन पर आ लुढ़कता है। शिकारी ने एक तीर छोड़ा जो हवा में उड़ता हुआ तुरंत जानवर को जमीन पर गिरा देता है। राजकुमार नीचे देखता है कि वह जीव जमीन पर मृत पड़ा हुआ देखता है। शूरवीर राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने करीबी मुठभेड़ से बच दिया। इस दौरान हमारे नायक उस अजीब काले खून को देखते हैं और अनायास ही सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। वह हैरान है कि चुड़ैल प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं। लड़का उत्सुकता से पूछता है, क्या शैतान के कांटे व्यक्ति घोल में बदल सकते हैं?
शिकारी तुरंत खारिज करता है, ये कहते हुए कि घोल जैसी कोई चीज नहीं। हमारे नायक राहत की सांस लेते हैं, खुश हैं कि उसे ज़ोंबी सर्वनाश से निपटना नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि क्या मांस खाने वाला है। ये सुनकर रात घबराने लगी और सवाल किया कि राजकुमार शापित मांस खाने पर विचार क्यों करेंगे। शिकारी ने सहमति दी। याद करता हूं कि उसने शिकार कुत्तों को दानव मांस खिलाया, वे मर गए। लड़का निराश होकर सोचता है कि यह अच्छे मांस की बर्बादी है। नाइट और शिकारी हैरान हैं कि राजकुमार इसे खा रहे थे, लेकिन नायक याद दिलाते हैं भोजन कितना दुर्लभ है। अच्छा होगा अगर वे शिकार मांस खा सकते। अचानक एक सैनिक अंदर आ गया, ये कहते हुए कि किसी को चोट लगी है। स्पष्ट है, यह नियमित गार्ड नहीं बल्कि उत्तरी खानों का एक कार्यकर्ता है। अगली बात आप जानते हैं, नाना अकेली बैठी है जब नाइटिंगेल अचानक यह पूछता है कि क्या वह ऊब गई है। छोटी लड़की अपने बुद्धि से डरने के बाद 1 मील कूद जाती है और महिला उसे इस तरह डराने के लिए जल्दी से माफी मांगती है। नाइटिंगेल ने तब उल्लेख किया कि अन्ना अभी भी काम में व्यस्त है और जल्द ही वापस आ सकती है। नाना पूछता है कि क्या अन्ना अभी भी उन गंदे टीलों से निपट रही है और नाइटिंगेल सहमति में सिर हिलाती है। नाइटिंगेल फिर कुर्सी पर बैठता है और उसकी अनुमति के बिना आदत से अन्ना की चाय पकड़ता है। ऐसा लगता है कि नाना अपनी नई नौकरी के कारण थोड़ा निराश महसूस कर रही है, क्योंकि राजकुमार ने उसे घायल गार्डों को ठीक करने के लिए सौंपा है। ऐसा नहीं है कि वह काम करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन घायल सैनिकों को देखकर उसे आघात पहुंचाता है। वह अपने डर को दूर करना चाहती है, अपनी क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करना जारी रखना चाहती है और चाहती है कि वह अन्ना की तरह साहसी हो। अचानक नाइटिंगेल किसी को आते देखता है और एक सैनिक तत्काल अंदर आता है। नाना को तुरंत नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि एक बुरी तरह से घायल मरीज है जिसे उसकी मदद की आवश्यकता है। अस्पताल में नीचे घायल व्यक्ति पीड़ा से चिल्लाता अपने राजकुमार से अपने दर्द को दूर करने की भीख मांगता है। वहां सैनिक को देखते हुए अपने जीवन के लिए बेताब हमारे नायक को चिंतित करता है, क्योंकि वह सोचता है कि क्या इस आदमी की जलने से उत्तरी खानों में भाप इंजन की खराबी हुई है। नाना डर से कांपकर घटनास्थल पर पहुंची। जब वह जले हुए खनिक के पास पहुंचती है तो उसके पिता उसे आश्वस्त करने वाले सिर पर थपथपाते हैं। नाना ने डर को कम कर, खुद को शांत कर आगे बढ़ने को तैयार बताया। पर्दे खींचने के बाद वह सांस लेती है और अपनी जादुई क्षमता से आदमी को ठीक करती है। कुछ ही देर बाद घायल व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया, ताजा उठाए गए खीरे की तरह ताजा दिखता है। पिता पहली बार उसकी उपचार क्षमता देखकर गर्व करते हैं और इसे चमत्कार की रात कहते हैं। ब्रायन खुशी से बताता है कि नाना की वजह से वह मौत के कगार से वापस आ गया है।